आज का पहला टॉपिक है इतिहास जानने के साधन, यानी सोर्सेस टू नो हिस्ट्री। वैसे तो इतिहास जानने के प्रमुख साधन हैं, जिसमें पहला है मटेरियल रिमेन्स, यानी जमीन के अंदर प्राप्त अवशेष, जिनकी स्टडी कार्बन 14 विधि से की जाती है। दूसरा साधन है क्वाइंस, यानी सिक्के। सिक्कों के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तीसरा प्रमुख साधन है इंस्क्रिप्शंस, यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख। दोस्तों, चौथा प्रमुख साधन है लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट प्रमुख साधन है फॉरेन अकाउंट्स, यानी विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण। और नेक्स्ट प्रमुख स्रोत है हिस्टोरिकल सेंस, यानी ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक स्मारक, ये सब इसमें आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसा कि पहला हमने लिखा है मटेरियल रिमेन्स, यानी जो मटेरियल्स जमीन के नीचे खुदाई में प्राप्त हुए हैं, ऐसे अवशेष इतिहास जानने के प्रमुख साधन हैं। इसको कार्बन 14 विधि से, इसको C14 भी कहा जाता है, इसके द्वारा अवशेषों की स्टडी किया जाता है। अवशेषों में लगी मिट्टी को इस विधि से फाइंड आउट किया जाता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। जैसा कि हमने लिख रखा है कार्बन 14 विधि के बारे में, द ऑब्जेक्ट विच कंटेन लेस C14 प्रूव्स टू बी द ओल्डर इन एज, यानी जिस वस्तु पर कार्बन 14 कम होता है वह वस्तु उतनी ही पुरानी होती है। एंड दैट विच कंटेन्स मोर C14 टर्न्स आउट टू बी यंगर, और जिस पर ज्यादा कार्बन पाया जाता है वह वस्तु उतनी ही बाद की होती है, यानी उतना ही युवा वस्तु कहलाती है, यानी वह वस्तु सबसे बाद में मिट्टी से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, कार्बन 14 विधि से लेस कार्बन, मोर कार्बन फाइंड आउट किया जाता है। इससे वस्तु की एक्यूरेट एज तो नहीं मिल पाती है, लेकिन लमसम एज मिल जाती है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5568 ईयर्स, यानी कार्बन 14 की आधी आयु 5568 वर्ष की होती है। ध्यान रखें, ये पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वैसे तो एक सिंपल क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कार्बन 14 विधि क्या होता है, यह कार्बन 14 विधि से वस्तु की एज को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो कार्बन 14 विधि वस्तु की एज को डिसाइड करने का एक प्रमुख साधन है। हिस्टोरियंस अधिकतर C14 का प्रयोग करते हैं और इसी से वस्तु जो खुदाई में प्राप्त होती है उसकी एज को डिसाइड किया जाता है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता कई टीलों से खुदाई हुई है, कई टीलों से प्राप्त वस्तुओं की एज को कार्बन डेटिंग सिस्टम से डिसाइड किया गया। दोस्तों, दूसरा इतिहास जानने का दूसरा प्रमुख साधन क्वाइंस है, यानी सिक्के। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, यानी सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। जिस शास्त्र में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। दोस्तों, याद रखें, प्राचीन काल में पेपर करेंसी नहीं थी। प्राचीन काल में मिट्टी के सिक्के सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए, उन पे लिखा भी गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसको वास्तविक सिक्का नहीं माना जाता है। मेटल्स के सिक्के
जो बाद में आए हैं, लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी बीसी के आसपास आए हैं, उन सिक्कों को इसमें रखा गया है। और वैसे प्रारंभिक सिक्के सिल्वर के थे, कॉपर के थे, ब्रॉन्ज के थे, लेड LED लेड माने शीशे के थे, पोटिन धातु के थे, POTIN। तो इस तरह से दोस्तों ये सिक्के इतिहास जानने के प्रमुख साधन हैं। इससे हमें उस समय के बारे में, उस समय की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उस समय के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, उस समय के गिल्ड सिस्टम के बारे में, यानी मर्चेंट समूह को गिल्ड कहा जाता था, इत्यादि चीजों का पता हमें सिक्कों से चलता है। अगर सिक्के गोल्ड के हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह शासनकाल ज्यादा प्रॉस्परस रहा होगा। सिल्वर सिक्के से भी अनुमान लगाया जाता है कि वह समय काफी प्रॉस्परस रहा होगा। लेड का सिक्का सातवाहन शासकों ने चलाया था। इसके अलावा ब्रोंज एंड कॉपर के सिक्के भी खूब चले। तो दोस्तों तीसरा प्रमुख साधन है थर्ड प्रमुख साधन है इंस्क्रिप्शंस, यानी पत्थरों पर लिखे गए लेख। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी, यानी जिस पर इंस्क्रिप्शंस का स्टडी किया जाता है, पत्थर के लेखों का जो स्टडी करता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर ओल्ड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज पैलियोग्राफी, यानी पुराने लेखों को और पुराने रिकॉर्ड्स को पैलियोग्राफी कहा जाता है। तो ओल्ड लेख, इंस्क्रिप्शंस पर लिखे गए पुराने लेख और पुराने रिकॉर्ड्स को पैलियोग्राफी कहा जाता है। वैसे तो इन लेखों को मनुस्क्रिप्ट भी कहते हैं, यानी पांडुलिपियां। वैसे बाद में इन पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाने लगा, या वृक्ष की छाल पे लिखा जाने लगा, या फिर प्लाईवुड टाइप के लकड़ी पर लिखा जाने लगा। सेंट्रल एशिया में भेड़ या बकरी के खाल पर भी लिखा जाता था, यानी शिप्स एंड गोट्स के स्किन्स पर लिखा जाता था। ऐसे रिकॉर्ड्स काफी ऑथेंटिक हैं। वैसे बाद में कुछ ब्रोंज के लेख भी मिले हैं, माने ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। लेकिन सबसे पहले इंडिया में जो लेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा के हैं, 3rd सेंचुरी BC के हैं, प्राकृत लैंग्वेज के हैं, अशोक के लेख हैं। अशोक के लेख के बारे में जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे। प्राकृत लैंग्वेज ब्रह्मी लिपि से आई है। ब्रह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इंडिया की पहली लिपि है जो पढ़ी गई है। पत्थरों पर लिखे ये लेख बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। शायद जितने भी प्रमाण मिले हैं, शायद जितने भी इतिहास जानने के स्रोत हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है। नेक्स्ट स्रोत है लिटरेरी सोर्सेस। चौथा प्रमुख साधन है लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक साधन। अब आप देखें, साहित्य के क्षेत्र में इंडिया में तमाम ग्रंथ मिलते हैं। एक तो धार्मिक ग्रंथ है, यानी रिलीजियस ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स हैं, जिसमें आप जानते हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ब्राह्मण टेक्स्ट बुक, उपनिषद, जैन टेक्स्ट बुक, बौद्ध टेक्स्ट बुक। दोस्तों ये धार्मिक पुस्तकें हैं। सबसे पहले वेद आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेदों में ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, पूजा के मंत्र हैं। बाकी जो स्रोत हैं उसमें मैजिक के बारे में है, जैसे अथर्ववेद है, मैजिकल चार्म्स के बारे में है।
वशीकरण के बारे में। ब्राह्मण टेक्स्ट बुक में ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है, षठविंश ब्राह्मण है। इसके अलावा अरण्यक्स बुक्स हैं। अरण्यक्स माने फॉरेस्ट होता है। अरण्यक्स के अलावा उपनिषद हैं। उपनिषद 108 हैं। मुंडक उपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है। कठोपनिषद, केन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐसी तमाम उपनिषद किताबें हैं। दोस्तों याद रखें, उपनिषद में वैदिक दर्शन है, वेदों की फिलॉसफी है। इनके अलावा रामायण, महाभारत 2 महाकाव्य हैं। वैसे तो सबसे पहले जो लिखा गया है, महाभारत को लिखा गया है। वेद व्यास वाल्मीकि से पहले आए थे, लेकिन रामायण इंसिडेंट पहले हुआ है। रामायण की घटना पहले हुई है, रचना बाद में किया गया है। और वैसे महाभारत में प्रारंभ में 8800 हिंसाएं, इसको जय संहिता कहा गया है। और जब इसमें 24,000 हिंसाएं, इसको भारत कहा गया है। दोस्तों जब इसमें 1 लाख मंत्र आए, 1 लाख हिम्स, देन इसको महाभारत कहा गया है। महाभारत तमाम अदर लैंग्वेजेस में भी है, लेकिन महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में रज़्मनामा कहा जाता है। अबुल फैजी दारा शिको ने इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था। दोस्तों रामायण में टोटल 24,000 हिम्स हैं, लेकिन सबसे पहले 6,000 हिम्स कंपाइल किए गए हैं, बाद में 12,000 हिम्स कंपाइल किए गए हैं, और इसके बाद 24,000 हिम्स कंपाइल किए गए हैं। तो रामायण, इसमें 24,000 टोटल हिम्स हैं। 7 कांड में रखा गया है। यह भी तमाम लैंग्वेजेस में है। इसमें रामायण महाभारत को इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकें त्रिपिटक कहलाती हैं, और यह पाली लैंग्वेज में है। इससे भी हमें इतिहास जानने के प्रमुख साधन मिलते हैं। वैसे जैन टेक्स्ट बुक वल्लभी गुजरात में प्राकृत भाषा में कंपाइल की गई है। जैन टेक्स्ट बुक अंग, उपांग, पर्व, प्रकीर्णन, आगम, उपागम इत्यादि के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये तो धार्मिक स्रोत हैं इतिहास जानने के, लेकिन इनके अलावा कुछ सेकुलर सोर्स हैं। सेकुलर सोर्स में जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। यह किताब राजनीतिक सिद्धांत पर है। यह बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। इसके अलावा कालिदास की बुक्स प्राचीन काल में प्रसिद्ध किताबें हैं। कालिदास की कई किताबें हैं, जिनमें सबसे फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम है। उस समय के समाज के बारे में, उस समय के सोसाइटी के बारे में, उस समय के रहन सहन के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे बढ़िया किताब है। कालिदास ने और भी बुक्स लिखा है, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोवर्षीय, मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, ये तमाम किताबें इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसे तमाम सेकुलर किताबें हैं जो कि प्राचीन समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, ये सब डिटेल में हमें बताते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इतिहास जानने का साधन है फॉरेन अकाउंट्स, यानी विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण। विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण। विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण इंडिया में
विदेशी यात्रियों में सबसे पहले मेगस्थनीज आया। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसने इंडिका नामक किताब लिखा था। हालांकि इंडिका बुक्स वर्तमान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके कोटेशंस तत्कालीन बुक्स में अवेलेबल हैं। वैसे मेगस्थनीज को इंडियन सोसाइटी के बारे में प्रॉपर पता नहीं था, इसलिए इसने इस बुक में इंडिया के 7 जातियों का जिक्र किया है। और इसने यह भी लिखा है कि इंडियन सोसाइटी में जाति प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज के अलावा डिमेट्रियस, डायमेकस, फिलाडेल्फस के द्वारा भेजे गए राजदूत इंडिया में आए थे। इसके अलावा प्राचीन काल में फायान फर्स्ट चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में इंडिया में आया था और फायान अपनी यात्रा विवरण को अपनी बुक में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा चीनी यात्री वेनचांग हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने भी अपनी यात्रा विवरण में इंडिया के बारे में डिटेल विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से ये विदेशी यात्री जो इंडिया में आए हैं, अब चाहे वह प्राचीन काल में हो या मेडिवल काल में हो, ये यात्री अपने बुक्स में, अपने ट्रेवल अकाउंट्स में, अपनी यात्रा विवरण में इंडिया के बारे में डिटेल में बताते हैं। वैसे प्राचीन काल में इंडिया हर दृष्टि से संपन्न था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिसमें 3 विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। यहां पर बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म की शिक्षा दिया जाता था और ये भारत के धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। शिक्षा के मामले में प्राचीन काल में हमें वेनचांग की यात्रा विवरण से पता चलता है। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरमोत्कर्ष पर थी, अपनी क्लाइमेक्स पर थी। तो यात्रा विवरण से हमें काफी डेप्थ नॉलेज मिलता है। और दोस्तों, छठा स्रोत है हिस्टोरिकल सेंस, यानी इतिहास जानने का एक और प्रमुख साधन है ऐतिहासिक स्मारक या ऐतिहासिक स्रोत। इन सोर्सेज में प्राचीन काल में धार्मिक दृष्टि से बने तमाम प्रमाण हैं। जैसे प्राचीन काल में सांची स्तूपा है, अशोक के द्वारा बनाए गए तमाम कई हजार स्तूप मिलते हैं, इंस मिलते हैं, नागार्जुन कोंडा केव्स मिलता है, नागार्जुन कोंडा की गुफाएं, जेतुवन की गुफाएं, बाराबर की गुफाएं, और इसके अलावा प्राचीन काल में, पुरापाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं, ये तमाम स्रोत हैं। अजंता की गुफाएं, जिसे वाकाटक सातवाहन शासक गुप्त शासकों ने बनवाए, एलोरा की गुफाएं, जिसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे। इन तमाम स्रोतों से हमें हर धर्म के बारे में पता चलता है, जिसमें जैन बौद्ध धर्म का विशेष उल्लेख किया गया है। अजंता की गुफाओं में 550 जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध को एनिमल फॉर्म में या तमाम अदर फॉर्म में अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित किया गया है। इसी तरह से जैन तीर्थंकरों के बारे में एलोरा की गुफाओं में, नागार्जुन कोंडा की गुफाओं में, ये तमाम स्रोत हैं। तो इस तरह दोस्तों, इतिहास जानने के ये 6 प्रमुख साधन हैं और इनसे हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में तमाम चीजें पता चलती हैं। दोस्तों, यह वीडियो क्लिप पसंद आई होगी तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।